हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हम कर रहे हैं खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी, और अभी तक हम आपको 5 लेक्चर करा चुके हैं और ये हमारा 6वां लेक्चर होने वाला है दोस्तों, जिसमें हम आपको आगे की जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ लिए हैं। इसके साथ साथ हमारे तारे कैसे बनते हैं और आकाश गंगाएं क्या होती है, एक तारे का जीवन सर्कल क्या होता है, यानी कि उसका जीवन साइकिल क्या है, जीवन से लेकर मृत्यु तक की पूरी कहानी, और इसके साथ साथ सूरज हमारा एक तारा है तो हमने सूरज की भी संरचना को समझा। इसके साथ साथ हमने हमारे जो सौर मंडल हैं उसका उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी हमने समझने का प्रयास किया था। और साथ ही साथ हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों के बारे में हमने जितनी भी जानकारी थी आप लोगों को बता दी है। जो भी फैक्चुअल सवाल वहां से आते हैं, हमारे सारे ग्रहों की विशेषता हमने आपको बता चुके हैं। तो चलिए इस इस लेक्चर में हम आपको करवाने वाले हैं 6 लेक्चर है हमारा, और इसमें सबसे पहले हम आपको उल्का पिंड बताएंगे कि उल्का पिंड होता है वो क्या होता है। इसके साथ साथ हम आपको धूमकेतु बताएंगे, तारामंडल और नक्षत्र बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी चीज करवाने वाले हैं, राशिफल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता चलेगा कि राशियां कैसे बनती हैं, राशि क्या होती है, और राशियों के ऊपर हमारे जो नक्षत्र हैं उनका कैसे प्रभाव रहता है, ग्रहों का कैसे प्रभाव रहता है, और साथ ही साथ हमारे उपग्रहों का भी उस पर प्रभाव देखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा उल्का पिंड क्या होता है। जी हाँ, उल्का पिंड दोस्तों, उल्का पिंड हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आप देख रहे होंगे ये शेप, आकाश में से एक ऐसी शेप का कोई भी टुकड़ा अगर आ रहा है और वो हमारा क्या हो रहा है, जल रहा है ना, ये आग की तरह जलता है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि उल्का पिंड क्या होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही हमारा अद्भुत नजारा होता है आकाश में जब उल्का पिंड टूटता है। तो लेकिन उल्का पिंड है क्या? देखिए, उल्का मतलब है कि आकाशीय पिंड। जी हां, जब छोटे छोटे आकाशीय ग्रहों के कुछ टुकड़े होते हैं, आकाश में जो ग्रह हैं हमारे और उनके कुछ टुकड़े होते हैं, लेकिन वो सिंगल टुकड़े होते हैं, उन सिंगल टुकड़ों को उल्का कहते हैं। और जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरते हैं तो उनको पिंड कहा जाता है। इसी तरीके से हमारा बनता है हमारा उल्का पिंड। जी हां दोस्तों, तो उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड कुछ नहीं है, आपको द्वितारा सिद्धांत हमने करवाया है हमारे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है ना, तो लास्ट वाली वीडियोस देखिए ताकि आपको ये समझ में आ सके। तो द्वितारा सिद्धांत के समय पे जब हमारा द्वितारा सिद्धांत या विस्फोट हुआ था तो उस समय पर ग्रहों के कुछ टुकड़े टूटे थे। और आज भी अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह हैं लगातार यार कोई ना, भाई देखो, ग्रेविटी फोर्स है, गति हो रही है, आकाश में अनगिनत पिंड हैं, या गति के कारण, घर्षण के कारण कभी कभी क्या होता है, उनके टुकड़े उनसे अलग हो जाते हैं। तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, जैसे ही अलग हो जाते हैं तो वो आकाश में बहुत तेज गति से हमारा चालन करने लगते हैं। जैसे ही वो हमारे आगे बढ़ते हैं तो उनमें हमारा क्या लग जाता है, आग लग जाती है। ये आग क्यों लगती है? तो इसका सबसे बड़ा हमारा रीजन है कि जब हमारे पृथ्वी की ओर वो बढ़ते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो एक होता है हमारा आयन मंडल। जी हाँ, आयन मंडल में तापमान बहुत अधिक होने के कारण इसमें हमारा क्या लग जाती है, उल्का पिंडों में आग लग जाती है, इसलिए जलते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं उल्का पिंडों को आप लोग टूटता तारा भी कहते हैं। लेकिन ये टूटता तारा ये एक्चुअल में तारा नहीं है। इसमें तारा इसलिए कह रहे थे क्योंकि तारे की विशेषता होती है कि तारे में ऊष्मा और चमक होती है, और जैसे ही हमारे ये आयन मंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इसमें घर्षण के कारण आग लग जाती है, आग पकड़ने से ये चमकने लगते हैं। तो ये ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि कोई हमारा तारा टूट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके साथ साथ हम आपको आज बताने वाले हैं कि ये जो हमारे क्या है, उल्का पिंड है। तो उल्का पिंड क्लियर हो गया होगा आपको, कुछ नहीं है, आकाश में ग्रहों के क्या है, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। चलिए, साथ ही इसके बाद आपको बता देते हम ये कि ये पृथ्वी की ओर कैसे आते। तो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी घूम रही थी, और यहां पर क्या है, ये हमारा मंगल है, ये हमारा बृहस्पति ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में क्या है, एक हमारा क्षुद्र ग्रहों की पेटी पड़ती है। जी हां, जो कि बृहस्पति ग्रह के गुरुत्व आकर्षण बल से इससे बंधी हुई है, बृहस्पति ग्रह से। लेकिन ये कहीं और नहीं जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये क्षुद्र ग्रह
मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये इधर की साइड खिसकने लग जाते हैं, कोई भी एक ग्रह। और जैसे ही इसकी ओर खिसक रहे होते हैं ना, तो इतने में मंगल ग्रह आगे को गति कर जाता है, क्योंकि वो भी तो सूर्य की परिक्रमा करता है। और जैसे ही मान लीजिए ये मंगल ग्रह आगे बढ़ा, तो ये हमारा हो गया, ये फ्री हो गया। और जैसे ये फ्री हो जाता है तो ये हमारा इधर की साइड एकदम से गिर जाता है, यानी कि या तो पृथ्वी पे गिरेगा, या चंद्रमा पे, या शुक्र पर, या फिर बुध ग्रह पर गिर जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये मंगल ग्रह के प्रभाव में आकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं। साथ ही अगर हम देखें तो एक इजिप्टा नाम का उल्का पिंड, जी हां, आज से कई साल पहले हमारा क्या था, इजिप्टा नाम का एक उल्का पिंड था। आप लोगों ने सुना होगा कि डायनासोर पृथ्वी पर से लुप्त हो गए। तो डायनासोर पृथ्वी पर से ऐसे ही लुप्त नहीं हो गए। इजिप्टा नाम का ये जो उल्का पिंड था ना, इसका आकार बहुत बड़ा था, और जब ये हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ा तो ये इतनी बुरी तरीके से पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी पर आके गिर, ठीक है ना। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण हमारा, आप समझिए कि वहां पर जो धसा हुआ भाग था, टूटा हुआ भाग था, वहां आज प्रशांत महासागर बन गया। और ऐसा बताते हैं कि उसी के कारण, उसी के प्रभाव के कारण हमारा ये जो डायनासोर थे ये भी विलुप्त हो गए। तो आई होप आपको ये उल्का पिंड क्या होता है ये क्लियर हुआ होगा। साथ ही आपको उल्का पिंड से क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं ये भी समझ में आया होगा। अब समझ लेते हैं कि इसके प्रभाव क्या रहते हैं। जी हां, उल्का पिंड जैसे ही हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं ना, तो घर्षण होगा, और घर्षण से ध्वनि होती है। जी हां, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ जाता है। साथ ही अगर घर्षण, ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा, घर्षण होगा, तो ये हमारी पृथ्वी पर टकराएंगे भी, और अगर टकराएंगे तो हमारे पृथ्वी पर गड्ढे गड्ढे हो जाएंगे। जी हां, अरे जहां पर हमारी पृथ्वी पर ये गिरेगा ना, तो बाघ अंदर को धंस जाएगा, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। और इसमें बहुत ऊष्मा होती है और बहुत ध्वनि होती है, तो ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा, और साथ ही ऊष्मा है तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। पृथ्वी का जो तापमान है लगातार क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। साथ ही अगर हमारी पृथ्वी पर ये उल्का पिंडों का लगातार जमाव होता रहेगा तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का भार, पृथ्वी का जो वजन है या पृथ्वी की जो लेयर है उसमें वृद्धि होगी। और अगर पृथ्वी के वजन में वृद्धि हो गई तो एक बात बताइए, क्या उसकी गति धीमी नहीं होगी, बिल्कुल उसकी गति धीमी हो जाएगी। ऐसे एग्जांपल मानिए कि आप खाली दौड़ रहे थे अकेले, और आपके ऊपर 10 किलो वजन लाद दिया, उसके बाद अब आपको दौड़ाया जा रहा है, तो आप जरा समझने का प्रयास कीजिए कि आप कम तेजी से दौड़ेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से पृथ्वी की गति भी धीमी हो जाती है। साथ ही मान लीजिए अगर पृथ्वी पर कोई चीज गिर रही है, वजन पड़ गया है, तो वो झुक जाएगी ना। तो जब हमारे यहाँ क्या है कि पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो भी बढ़ता चला जाएगा, तो पृथ्वी की घूर्णन गति भी कम होगी और अक्षीय झुकाव भी हमारा लगातार बढ़ जाएगा। कैसे, जैसे आज से 900 मिलियन पहले अगर आप देखेंगे ना, 900 मिलियन साल पहले, तो हमारा जो पृथ्वी है ना, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये 18 घंटे के अंदर अपने घूर्णन कर लेती थी। यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो अपनी कीली पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है, ऐसे करके ये कितनी देर में, 18 घंटे में पूरा कर लेती थी। इसका मतलब ये है कि उस समय पर 18 घंटे क्या दिन होता था। जी हां, 18 घंटे का दिन और रात हुआ करते थे, और हमारे अक्षीय झुकाव कितना था, मात्र 21 डिग्री। ये जो हमारे पृथ्वी अपनी कीली पर झुकी हुई है ना ऐसे करके, इसका झुकाव हमारा कितना था, 21 डिग्री था। लेकिन वर्तमान में आप देखिए 24 घंटे में घूर्णन करती है, तो इसका मतलब 18 घंटे और 24 घंटे फर्क आ गया कि नहीं आ गया, अरे 6 घंटे का फर्क आ गया भाई। ऐसे ही हमारा ये देखिए 23.5 डिग्री का झुकाव हो गया है, पहले 21 डिग्री का था, अब आपका 23.5 डिग्री का 2.5 डिग्री हमारा बढ़ गया है। तो आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर उल्का पिंड आएंगे तो ये सारे के सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये जो उल्का पिंड वाला टॉपिक है क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं पुच्छल तारे की, कि पुच्छल तारा या धूमकेतु क्या होता है। जी हां, धूमकेतु या पुच्छल तारा आपने सुना होगा। ये बिल्कुल, आप देखो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग काफी सारे उल्का पिंड को पहचानने में और ये जो धूमकेतु है इसको पहचानने में गड़बड़ कर देते हैं, और आप लोगों को लगता है कि धूमकेतु और उल्का पिंड एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है, ये अलग अलग होते हैं। कैसे, मैंने बताया कि जब उल्का पिंड गिरेगा ना तो ये केवल सिंगल पीस होगा, यानी कि सिंगल टुकड़ा होगा, और इसमें आग लगी होगी, और हमेशा ये ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा,
जैसा कि स्क्रीन में आपने देखा भी। अभी आप स्क्रीन में देखिए, आपको धूमकेतु भी नजर आएगा, बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा होगा जैसा ब्लैक बोर्ड पे बना हुआ है। जी हां, देखिए जरा कैसे। अब ये क्या है, ये जो हमारा धूमकेतु है ये केवल एक मतलब ग्रह का टुकड़ा नहीं होता है, यानी कि ग्रहों के सिंगल टुकड़े नहीं होते हैं, ये एक बड़ा सा टुकड़ा होता है और इसके पीछे क्या होता है, कई सारे धूल कण होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो क्या होता है, इसका मुंह कैसा दिखेगा, मुंह तो पतला, और इसकी जो पूंछ होगी, पिछला हिस्सा होगा वो चौड़ा दिखाई देगा, जबकि इसमें आपको मुंह का हिस्सा बड़ा दिखाई दे रहा है, पूंछ छोटी दिखाई दे रही होगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसीलिए इसको पुच्छल तारा कहते हैं, क्योंकि इसकी एक पूंछ बन जाती है और पूंछ का प्रभाव रहने से इसको पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि पूंछ के जैसा और इसमें चमक भी होती है, ऊष्मा भी दिखाई दे रही है, तो ये तारे के भांति प्रतीत होता है। धूमकेतु क्यों कहते हैं, क्योंकि धूम का मतलब होता है पूंछ और केतु का मतलब होता है तारा, इसलिए धूमकेतु कहते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लेकिन ये ऊपर से नीचे को गति कर रहे हैं हमारे उल्कापिंड, लेकिन ये इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सीधे गति कर सकते हैं, ऊपर से नीचे को गति कर सकते हैं, कैसे भी, लेकिन ये कभी गिरेंगे नहीं, ये कभी टूटेंगे नहीं। ये क्या करते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। जी हां, ये क्या करते रहे, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं और चमकते रहते हैं। इसलिए उल्कापिंड आपको दिखेगा टूटते तारे की तरह, कि एक बार आया और आते 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 क्या हो जाएगा, वो लुप्त हो जाएगा, क्योंकि वो जल चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन धूमकेतु लगातार चक्कर लगाता रहेगा सूरज के, और ये हमारा इसमें लाइट खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा क्या रहता है, ये लगातार गति करता रहता है आकाश के अंदर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं तारामंडल की। तो ये तारामंडल क्या है, तो जो हमारा सूरज है ना, सूरज के जितने भी निकटतम तारे हैं, सूरज के जितने भी निकटतम तारे हैं ना, उनको क्या कह देते हैं, उनको हमारा कह देते हैं नक्षत्र, और जो उससे दूर स्थित तारों का समूह है उसे कह देते हैं हमारा तारामंडल। मान लीजिए हमारा सूरज है, ये हमारा क्या है, सूरज है, और यहां पर हमारे कई सारे स्टार हैं, यहां पर कई सारे स्टार हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ये कई सारे, और मान लीजिए ऐसे करके दूर स्थित भी है, तो यहां पर भी कई सारे स्टार हैं, मतलब ऐसे करके ना कई सारे स्टार बने पड़े हैं। यहां पर ऐसे करके मान लो आप कई सारे स्टार हैं, कई सारे स्टार हैं, ऐसे करके यहां पर भी मान लो आप स्टार हैं। तो ये जो नजदीक वाले तारे हैं ना, ये तो हो जाएंगे नक्षत्र, लेकिन ये जो दूर वाले तारे हैं इनको कहेंगे तारामंडल। लेकिन इन तारों का कोई ना कोई शेप, कोई ना कोई डिजाइन बना रहता है, इसीलिए ये क्या रहते हैं, समूह में होते हैं। ये तारे क्या होते हैं, समूह में, ये तारे क्या होते हैं, समूह में होते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि तारामंडल। अभी आपको इसको एक शेप नजर आ रही होगी ना ऐसे करके, तो ये क्या है, एक शेप के जैसा नजर आता है, इसी को तारामंडल कहते हैं। तो सूर्य से दूर स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्या है कि जो हमारे तारामंडल हैं वो कितने, हमारे तारामंडल 89, जी हां 89 तारामंडल है हमारे, 89 तारामंडल। ठीक है, अब एक है हमारा हिंटर तारामंडल, क्या हंटर, सॉरी माय मिस्टेक, हंटर या फिर क्या बोलते हैं इसको, शिकारी तारामंडल। ये ऐसा क्यों कहते हैं कि इसका नाम हंटर या शिकारी तारा रखा गया है, क्योंकि आप जब इसकी शेप देखोगे ना, तो इसकी शेप बिल्कुल ऐसे करके धनुष बाण की तरह आपको इसकी शेप दिखाई देगी। यहां पर ऐसे करके तारों का समूह है, ये तारों का समूह होता है, और ये ऐसे नजर आता है आपका कि जैसे कोई तीर कमान चला रहा हो, जैसे कोई शिकार करने के लिए तीर कमान को चला रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, सॉरी शिकारी तारामंडल या फिर हंटर तारामंडल कहते हैं। एक होता है हाइड्रा, जी हां हाइड्रा तारामंडल ऐसा तारामंडल है जिसमें सबसे अधिक तारों की संख्या पाई जाती है। मैं आपको 89 तारामंडल इसलिए नहीं कराने वाला क्योंकि वहां से ना तो सवाल आते हैं, ना आपको उतना पढ़ने की अभी फिलहाल जरूरत है, क्योंकि बेसिक आइडिया लेने की आपको जरूरत है। ठीक है ना, साथ ही एक हमारा होता है ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारे को भी आप एक बार देख लीजिए कि ध्रुव तारा क्या होता है, क्योंकि ध्रुव तारा पहले क्या होता था, ध्रुव तारे से ही जो व्यापारी वगैरह होते थे ना, वो दिशाओं का पता लगाते थे। ठीक है ना, तो देखिए जरा ध्रुव तारा क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि लघु सप्तऋषि और बृहद सप्तऋषि ये क्या होता है। तो लघु और बृहद सप्तऋषि में, सप्तऋषि नाम से सुनने में आ रहा है आपको, 7 तारे का समूह क्या कहलाएगा, सप्तऋषि। ठीक है ना, 7 तारों का समूह। अब ये ऋषि कुछ ऋषियों से संबंधित हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहा जाता है। ठीक है ना, वो हमारे वेद और पुराणों की बातें हैं। चलिए वो उतना आपको जानने की जरूरत है भी नहीं। तो देखिए ये लघु जो रहेगा इसका साइज रहेगा छोटा,
ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, ऐसे करके तारों का समूह बना रहेगा, ये 4 तारे इधर और पीछे 3 तारे। तो इस तरीके से हमारा होगा तारा। तो अब क्या है कि लघु सप्तऋषि के मुंह के तो आगे, क्या बेटा जी, मुंह के आगे हमेशा आपको देखना पड़ेगा, इसका मुंह है और इसके आगे आप देखोगे क्या, ये वाला बड़ा सा तारा, ये सबसे बड़ा तारा चमकता हुआ नजर आएगा, यही होगा ध्रुव तारा। साथ ही ये आप देख रहे हो, ये भी सप्तऋषि है, लेकिन इसका साइज क्या होगा, इस वाले से बड़ा होगा, इस वाले से इसका साइज क्या होगा, बड़ा। तो इसके आप मुंह के पीछे यानी कि पीछू देखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इसकी सीधी डायरेक्शन में आपको मिलेगा यहां पर ध्रुव तारा, जो कि बड़ा सा तारा होगा और चमकेगा। ये जो ध्रुव तारा है ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है। जी हां, जब आप पृथ्वी पर, ये जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, यही दक्षिणी उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिण। तो उत्तरी ध्रुव पर खड़े होने पर ये तारा आपको यहां पर चमकता हुआ नजर आएगा। इसी से पता लगा देते हैं हमारा क्या, दिशाएं पुराने टाइम में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा तारामंडल। तो चलिए, अगर तारामंडल क्लियर है तो बात कर लेते हैं हमारे नक्षत्र की। जैसा कि मैंने आपको बताया, नक्षत्र का मतलब है कि सूर्य के निकट जो तारे होते हैं, सूर्य के जो निकटतम तारे हैं, उन तारों के समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्षत्र। और हमारे जो टोटल नक्षत्र हैं वो कितने हैं, हमारे जो निकटतम तारा नक्षत्र हैं उनको कहते हैं हमारे 27 नक्षत्र हैं, जिन पर हमारा ज्योतिष विज्ञान काम करता है। अब आप थोड़ा सा समझने का यहां पर प्रयास कीजिएगा। अब मैं आपको जो जैसी घटना बताने जा रहा हूं ना, आप लोग, हो सकता है काफी सारे लोगों को आपको लगे कि पता नहीं एक टीचर होकर आप किस ओर मतलब भ्रम फैला रहे हैं, या मतलब कैसी बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं। देखो, मैं आपको केवल उतना बता रहा हूं जितना एस्ट्रोनॉमी का भाग है और आपको समझना चाहिए और आपके लिए समझने की जरूरत भी है। लेकिन ये फैसला आप खुद करिएगा या तय आप खुद करिएगा कि ये एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी जो एस्ट्रोनॉमी के आधार पर बताई जाती है, या जो राशि फल है या ज्योतिष विज्ञान है वो काम करता है, वो गलत है या सही है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद देखिएगा। मैं तो बस आपको कुछ फैक्चुअल चीज बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनसे आपको समझ में आएगा कि ये गलत है या फिर सही है। चलिए, हम बात कर लेते हैं कि आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो कितने डिग्री, जी हां, आपको पता है कि वो 360 डिग्री। अरे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है ना, तो अगर इस पृथ्वी को अपने घूर्णन पर घुमाया जाए तो भी ये 360 डिग्री घूमेगी नहीं घूमेगी। और अगर इसको अपने मतलब सूरज के, ये सूरज है, अगर इस सूरज के चारों ओर पास घुमाया जाए, मतलब इसका जो परिक्रमा गति है उसको पूरे करवाया जाए, तो एक गोला या फिर एक सर्कल या फिर एक चक्कर पूरा करने में क्या करेगी पृथ्वी, ये हमारा सूरज हो गया। तो ऐसे करके हमारा ये पूरा का पूरा चक्कर काटेगी कि नहीं काटेगी। तो जो हमारा ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य की क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, घूम रही है, आप मुझे बताइए क्या ये 360 डिग्री का कोण पूरा नहीं करती। जी हां, तो अगर ये पूरा का पूरा अगर घूम जाती है तो इसका मतलब है कि 360 डिग्री घूम रही है। और कितने टाइम में घूम रही है, एक साल में। और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और 12 महीने के साथ साथ 12 ही राशि होती है हमारी। अभी राशि क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, तारों के समूह को राशि कहते हैं। राशि का जो अर्थ होता है ना, शाब्दिक अर्थ होता है, राशि का अर्थ ही है समूह। राशि का क्या अर्थ है, समूह। और किसका समूह, तारों का समूह। जी हां, क्यों, क्योंकि जब हमारे नक्षत्र जो होते हैं सूर्य के निकटतम, वो जो तारे हैं ना, वो जो समूह है, वो जो नक्षत्र हैं, वो किसी ना किसी चीज की आकृति बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं। जैसे या तो वो शेप हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की, वस्तु की हो सकती है, किसी जानवर की हो सकती है, मानव की भी हो सकती है वो आकृति। और उसी के आधार पर ये जो हमारी 12 राशियां हैं उनको नाम दिए जाते हैं और वो तय किया जाता है। ठीक है, चलिए साथ ही बात कर लेते हैं कि जब हमारी पृथ्वी घूम रही है तो हमारा जो सूरज है वो भी तो अपनी कीली पर घूम रहा है। तो मानिए जब सूरज जो है वो अपनी कीली पर घूम रहा है तो वो भी तो 360 डिग्री घूम रहा है। जब सूरज 360 डिग्री घूम रहा है तो आप जरा देखने का प्रयास कीजिएगा कि सूरज का घूर्णन कितना है, 360 डिग्री। अगर ऐसा हम देखें तो 12 महीने में सूरज कितना घूम जाएगा, यानी कि 30-30 डिग्री के कितने खंड बन जाएंगे, 30 खंड बन जाए, 30-30 डिग्री के हमारे 12 खंड बन जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर, अगर मैं सूरज को पकड़ के ऐसे घुमाने लग जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये 360 डिग्री हमारा है, घूम रहा है, तो 30 के क्या हो जाएंगे, खंड हो जाए, सॉरी 12 खंड हो जाएंगे 30-30 डिग्री के। तो यानी कि जो एक खंड है ये कितनी डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का।
तो 30 डिग्री घूमने में सूरज कितना समय लगाता है? 1 महीने का समय लगाता है। इतनी बात क्लियर है? आगे देखिए, इसका मतलब है कि 1 महीने में जो सूरज है, क्योंकि आप लोग देखिएगा इनके और पास जो है ना वो क्या है? नक्षत्र भी हैं। और नक्षत्र कितने हमारे? 27। तो जब 360 डिग्री घूम रहा है तो जल्दी से बताइए, एक ये जो 30 डिग्री है इसमें कितने नक्षत्र आ जाएंगे? यानी कि जो हमारा 1 महीने में 30 डिग्री घूम रहा है तो 1 महीने में जो सूरज है 2.25 नक्षत्रों को पार करता है। इतना समझने का प्रयास कीजिएगा जरा, ठीक है ना? पार कर लेता है। इसी के आधार पर हमारा ज्योतिष विज्ञान काम करता है और हमारे कर्म कांडों का ब्यौरा भी देता है। इसी के आधार पर वो बताता है कि ग्रहों का प्रभाव क्या हो रहा है, उपग्रहों का प्रभाव क्या है, नक्षत्रों का प्रभाव क्या है, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा, जब ये हमारा सूरज घूमता है तो ये सारी की सारी राशियों को क्या करता है? पार करता है। तो मान लीजिए जून के महीने में ये है ना, जुलाई, अगस्त, ऐसे जनवरी से स्टार्ट कर लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ऐसे करके सूरज भी हमारा क्या कर रहा है? सूरज की जो घूर्णन गति है वो हमारा लगातार क्या करता जा रहा है? हर महीने 2.25 नक्षत्रों को पार करते जा रहा है, ठीक है ना? और अगर हमारी पृथ्वी को देखें तो हमारी पृथ्वी भी तो इन्हीं को पार करेगी और यहां पर कोई ना कोई तो नक्षत्र होंगे। तो सूरज तो पार कर ही रहा है, साथ में हमारी पृथ्वी भी क्या करती है? नक्षत्रों को पार करती है। और जब हमारी पृथ्वी नक्षत्रों को पार कर रही है तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर पास भी तो कई सारे ग्रह हैं, कई सारे उपग्रह हैं। अरे शुक्र है, बुध है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, ऐसे करके है नहीं है। और साथ में हमारे चंदा मामा जो हमारे सबसे निकटतम है उपग्रह, ये इनका भी तो प्रभाव रहेगा। अब इनका प्रभाव कैसे काम करता है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि हमारी 12 राशियां होती हैं, मेष, मीन, कुंभ, मकर, धनु और आपका वृश्चिक ये हो गया हमारा, और ये तुला राशि होगी, कन्या हो गया, सिंह हो गया, कर्क हो गया, मिथुन हो गया, अब वृषभ राशि हो गई। ये हमारी 12 राशियां होती हैं। अब ये जरा देख रहे हैं राशियों में प्रभाव कैसे रहेगा। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? ये हमारा नक्षत्र है। तो यहां पर कुछ नक्षत्र हैं, मान लीजिए यहां पर ये नक्षत्र हैं, यहां पर ये एक नक्षत्र ये रहा, कुछ नक्षत्र ये रहे, 2.25 नक्षत्र इसमें मान लीजिए, 2.25 नक्षत्र इसमें यहां मान लीजिए, 2.25 नक्षत्र यहां, 2.25 यहां, 2.25 यहां, 2.25 यहां, 2.25 यहां, और ऐसे करके हमारे 27 नक्षत्र हैं। तो जैसे ही हमारी पृथ्वी ने गति करना स्टार्ट किया और गति करते करते हमारी पृथ्वी यहां पहुंच गई, तो अब बताओ ये किसके प्रभाव में है? तो ये यहां वाले नक्षत्र के प्रभाव में है। और यहां पर ये जो वृषभ राशि है, ये वृषभ राशि में कौन पैदा हुआ था? श्री कृष्ण जी। वृषभ राशि में कौन पैदा हुआ था? श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे। और यहां कौन से नक्षत्र का प्रभाव था? तो यहां था हमारा कौन सा नक्षत्र? जी हां, रोहिणी नक्षत्र। तो कृष्ण जी हमारे किस में पैदा हुए थे? रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि रोहिणी नक्षत्र वाले जो होते हैं ना, बड़े प्रेमी किस्म के लोग होते हैं। यानी कि अगर रोहिणी नक्षत्र में अगर लड़की पैदा हुई है वो भी, और जो लड़का पैदा हुआ है वो भी किसी ना किसी के प्यार में गिर जाएगा, और फिर आपको पता है जीवन खराब करेगा। क्योंकि आपको पता है ना कि जब तक कृष्ण जी ये रासलीलाओं में रहे ना, तब तक उनका कोई नाम नहीं था। जब तक वो देश छोड़कर बाहर नहीं गए ना, ध्यान रखिएगा, जब तक वो अपनी जगह पर रहे, अपने देश में रहे और लड़कियों के साथ रहे ना, तब तक उनका कोई नाम नहीं था। और जैसे ही वो हमारा महाभारत की रणभूमि में गए ना, भगवान कहलाए वो वहां पर जाने के बाद। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग भी जीवन में ऐसी गलतियां ना दोहराएं, ठीक है ना? मतलब उनकी तो एक लीला थी, आप लोग क्या हैं? आप लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, काम वासना के मोह में आकर आप लोग गलत कदम उठा लेते हैं, है ना? और इससे आपका पूरा का पूरा जीवन स्पॉइल हो सकता है। तो प्लीज इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको भी कैरियर पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ये उम्र ऐसी है कि अगर ये एक बार निकल जाएगी ना, तो आपको दोबारा मौका जिंदगी भी नहीं देने वाली है और ना घर वाले देने वाले हैं। और समाज तो आपको पता ही है, वो तो मौका ढूंढ रहा है ना? आपके अंदर कमियां देखने का, मतलब कमियां निकालने का वो तो चाहता है। समाज यही चाहता है कि आप लोग कब गलती करें और आप पर कब उंगली उठाई जाए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इस समय कैरियर बना लिया ना, तो लोगों की बातें बदलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान ना बहुत घटनाएं घटित होंगी। मान लीजिए कि 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पता है लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे अरे पढ़ता ही नहीं है, आवारागर्दी करता रहता है, घूमता रहता है, लड़कियों को ताकता रहता है ना? ऐसी बातें कहेंगे। लेकिन अगर आपका रिजल्ट हुआ ना,
और आपका एग्जाम क्लियर हुआ तो पता है लोग क्या कहेंगे, अरे एक दिन भाई साहब मुझे भी देख रहे थे और मुझे देख लिया ना। अरे क्या देख रहे थे, आप देखने का नजरिया देखिए, समझ रहे हो आप। और जब सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे ऐसे ही मुझे ताकता रहता है, लड़कियों को ताकता रहता है, औरतों को ताकता रहता है, ऐसी बातें बननी स्टार्ट होंगी। तो ध्यान रखिएगा, बातों का एर फेर बदल जाएगा आपके सिलेक्शन से। आपका सिलेक्शन हुआ ना तो वही बातें बहुत, अरे बड़ा मेहनती था, चश्मा लग गया लड़के को पढ़ते पढ़ते, समझ रहे हो। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे बताओ शरीर का भी ध्यान नहीं है, आंखें भी सुरक्षित नहीं रख पाया, बहुत सारी बातें बनेंगी। ये समाज है मेरे दोस्त। तो इसका अगर मैं तो एक बात कह रहा हूं, अगर आप लोगों को किसी को भी ना अगर ईमानदारी से शांति से ना अगर किसी का जवाब देना है, जैसे कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर देना, तो मैं बता रहा हूं आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करिए। और सिविल सर्विस की तैयारी करके ना ऐसे नहीं तैयारी करनी है, अरे रिजल्ट लेके आना है। आप लोग रिजल्ट लेके आइए, समाज देखता रह जाएगा। ये समाज ना जो आपसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश करते हैं वो आपके कदमों में होगा। देखिए एक बात को मेरी ध्यान रखिएगा कि कभी भी ना इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी जो आपको गलत कह रहा है ना, या फिर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, आपका बुरा चाह रहा है ना, उससे हमेशा ध्यान रखिए, उससे भिड़ना नहीं है। अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो कि उसकी आवाज तक आपके कान तक ना पहुंच पाए। और अगर कोई भी व्यक्ति आपके मुंह पर थूकना चाहे ना, उसके खुद के मुंह पर गिर जाए। आपकी ऊंचाइयां उतनी होनी चाहिए। तो इस बात को थोड़ा सा यार आप ना डेडिकेशन के साथ मेहनत कर लीजिए। सिर्फ 2-3 साल की मेहनत के अंदर ना आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बात करते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है हमारा रोहिणी नक्षत्र, और जैसे ही पृथ्वी यहां पर आएगी और यहां पर जब बच्चों का जन्म होगा तो ये रोहिणी नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ है, और क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव था। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि एक होता है हमारा मूल नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र? मूल नक्षत्र। अब मान लीजिए यहां पर मूल नक्षत्र था और पृथ्वी यहां पर आई और इस समय पे किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो कह देंगे मूला बच्चा हुआ है, इसके ऊपर मूल नक्षत्र का पैदा है, मतलब प्रभाव है। और कहेंगे अब इस प्रभाव को ठीक करने के लिए क्या बोलते हैं 27 कुओं का पानी लेके आइए, 27 घर से अनाज लेके आइए इकट्ठा करके, तब जाके मतलब आप दान पुण्य करिए, तब जाके आपको क्या होगा, आपका जो बच्चा है, आपका जो लड़का है लड़की है, वो मूल नक्षत्र से उसकी मुक्ति हो पाएगी। ऐसी विचारधाराएं भी हैं। साथ ही साथ मान लीजिए कि ये हमारा क्या था, रोहिणी नक्षत्र था, समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहीं पर गलती से है ना, मतलब एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि यहां मंगल आ गया, तो बताइए नजदीक कौन है, मंगल है या फिर ये रोहिणी नक्षत्र है? अरे नजदीक तो ये है ना। तो पृथ्वी पे अब सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहने वाला है? रोहिणी नक्षत्र का तो रहेगा, लेकिन सबसे पहले प्रभाव रहेगा मंगल का। जी हाँ, मंगल का। तो उसे बोल देंगे कि मांगलिक बच्चा पैदा हुआ है। ये इस प्रकार से हमारी बातें बताते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं जिसके आधार पर ये कह सकते हो आप लोग कि ये चीजें सच होती हैं या झूठ होती हैं, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं। ये जितने भी आकाशीय पिंड है ना हमारे अंतरिक्ष के अंदर, उनसे कुछ ना कुछ एक हमारी एनर्जी तो निकल रही है, ये बात आपको समझनी होगी। और वो एनर्जी नेगेटिव भी है और वो एनर्जी पॉजिटिव भी है। वो कोई ना कोई ऐसी हमारी एनर्जी रहती है। कैसे? जैसे हमारा सूरज, आपको पता है सूरज से हमारा क्या निकलती हैं? अरे पराबैंगनी किरणें आती हैं, लेकिन वो सारी की सारी जो पराबैंगनी किरणें हैं ना, वो घातक नहीं है। और उन्हीं पराबैंगनी किरणों में से हमारा विटामिन डी भी मिलता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और उन्हीं से हमारा क्या निकलती हैं? पराबैंगनी किरणें भी आती हैं, जो हानिकारक किरणें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आकाश में जितने भी हमारे नक्षत्र हैं या तारे हैं या जितने भी पिंड हैं, उनसे कोई ना कोई एक नेगेटिव एनर्जी या कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी जरूर निकल रही है। तो जब हमारे सूरज का प्रभाव हमारी बॉडी पर है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो प्रभाव होता होगा। ये मैं भी मानता हूं, ये मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब एक लॉजिक है ना यार, आप खुद सोचिए। और अगर ऐसा है तो इसको बताए कौन? मतलब आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारी साइंस अभी अंतरिक्ष के पूरे रहस्य को मतलब सुलझा नहीं पाई है। ऐसे में कोई भी ज्योतिषी या पंडित अगर आपको बता रहा है, जिसको शायद प्रॉपरली पूरा ज्ञान भी नहीं है, तो अब वो बता रहा है, तो भाई साहब से जरा पूछा जाए कि भाई साहब किस बेस पे बता रहे हो। मतलब इतना तो मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट होता होगा, लेकिन किस व्यक्ति को उसका सॉल्यूशन कैसे पता है? आप जरा समझने का प्रयास कीजिए ना, सॉल्यूशन कैसे पता है और क्या प्रभाव होता होगा वो कैसे पता चल गया? समझ रहे हो? तो उसका पता लगाना अभी थोड़ा सा मेरे को तो अजीब ही लगता है, लेकिन उसके बाद भी ज्योतिष लोग मतलब कई सारी भविष्यवाणी भी करते हैं। देखो उनकी भी अपनी एक आधार है, ठीक है ना। देखो ज्ञान होता है यार, तप होता है,
जिसे क्या कहते हैं, योग कहते हैं, साधना कहते हैं। तो साधना से बुद्ध, अरे बुद्ध ने भी तो साधना करी थी ना, तो साधना के बाद ही तो बुद्ध को हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, बुद्ध भगवान को। तो हो सकता है कि जो काफी सारे देखिए बड़े और अच्छे या फिर जिनको कहते हैं ज्ञानी जो पुरुष हैं, हो सकता है उनकी बातों में भी सच्चाई हो। खैर, ये तो एक अलग का विषय है। आप लोग ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास करिए नहीं करिए, ये आपका खुद का टॉपिक है ना, कि मतलब अपनी मतलब स्वेच्छा है यार, ये तो अपना अपना विश्वास होता है। लेकिन हमारा जो टॉपिक था उल्का पिंड का, धूमकेतु का, तारामंडल का और नक्षत्र का, आई होप आपको ये नक्षत्र क्लियर हुए होंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।